नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटा सा देश पूरी दुनिया की राजनीति को कैसे प्रभावित कर सकता है? क्या आपने कभी यह समझने की कोशिश की है कि इज़राइल और फ़िलिस्तीन का विवाद इतना लंबा और जटिल क्यों है? क्या आपने ये भी सोचा है कि आखिर इज़राइल इतना ताकतवर कैसे बना, जबकि उसके पास सीमित ज़मीन और सीमित संसाधन है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस पूरे संघर्ष का कोई अंत भी है? आज हम इन सभी सवालों के जवाबों को खोजने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल आसान भाषा में, जैसे आप मेरे सामने बैठे हो और मैं आपको धीरे धीरे हर बात समझा रहा हूँ, इस हिसाब से। तो कहानी शुरू होती है हजारों साल पहले, एक ऐसी भूमि से जिसे आज हम इज़राइल के नाम से जानते हैं। लेकिन उस समय यह अलग अलग सभ्यताओं का हिस्सा थी। यह भूमि यहूदी लोगों के लिए बहुत पवित्र मानी जाती थी। वे इसे अपनी पहचान और अपने धर्म का केंद्र मानते थे। लेकिन इतिहास हमेशा एक जैसा नहीं रहता। समय के साथ इस क्षेत्र पर कई बड़े साम्राज्यों ने कब्जा किया। रोमन साम्राज्य उनमें से ही एक था, और जब रोमन साम्राज्य ने यहाँ पर शासन किया, तब बड़ी संख्या में यहूदियों को इस भूमि को छोड़कर बाहर जाना पड़ा। वे दुनिया के अलग अलग हिस्सों में फैल गए, लेकिन उनके दिल में हमेशा एक सपना जिंदा रहा, अपनी पुरानी भूमि में वापस लौटने का। अब कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती है और हम पहुंचते हैं 19वीं सदी में। यहाँ एक नया विचार ने जन्म लिया जिसे ज्यूनिज्म कहा जाता है। इसका मतलब था यहूदियों के लिए एक अलग देश बनाना, और इसके लिए सबसे पुरानी भूमि मानी गई। उसी समय दुनिया में बड़े बदलाव हो रहे थे। पहला विश्व युद्ध हुआ और उसके बाद ऑटोमन साम्राज्य खत्म हो गया। यह क्षेत्र ब्रिटेन के नियंत्रण में आ गया। अब धीरे धीरे यहूदी लोग फिर से यहाँ आकर बसने लगे। लेकिन यहाँ एक और सच्चाई थी। इस भूमि पर पहले से ही अरब लोग रहते थे, जिन्हें आज हम फिलिस्तीनी कहते हैं। वे भी इस ज़मीन को अपना घर मानते थे, और यहीं से टकराव की असली वजह शुरू हो गई। दोनों ही समुदाय एक ही ज़मीन पर अपना अधिकार जताने लगे। तनाव बढ़ता गया, छोटी छोटी झड़पें होने लगी, और धीरे धीरे एक बड़े संघर्ष में बदल गया। अब दुनिया को लगा कि अब इसका समाधान निकालना ज़रूरी है। 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने एक योजना बनाई, जिसमें इस ज़मीन को दो हिस्सों में बांटने का प्रस्ताव रखा गया। एक हिस्सा यहूदियों के लिए और दूसरा हिस्सा अरबों के लिए। लेकिन यह योजना सभी को स्वीकार नहीं थी, और फिर 1948 में एक ऐतिहासिक घटना होती है। इज़राइल खुद को एक स्वतंत्र देश घोषित कर देता है। जैसे ही यह हुआ, आसपास के कई अरब देशों ने इज़राइल पर हमला कर दिया। यह पहला बड़ा युद्ध था, जिसे हम अरब इज़राइल युद्ध के नाम से जानते हैं। अब यहाँ कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। इतने छोटे देश होने के बावजूद इज़राइल इस युद्ध में टिकता है और अंत में अपनी स्थिति को और मजबूत कर लेता है। इसके बाद भी संघर्ष खत्म नहीं होता। 1967 का युद्ध, 1973 का युद्ध, ऐसे कई बड़े टकराव होते हैं।
लेकिन हर बार इजराइल खुद को बचाने के लिए समर्थ रहता है। अब आप सोच रहे होंगे, आखिर ऐसा कैसा संभव हो सकता है? तो इसका जवाब है रणनीति, तकनीक और तैयारी। इजराइल ने शुरुआत से ही अपनी सुरक्षा को सबसे ऊपर रखा। हर नागरिक को ट्रेनिंग दी, सेना को और मजबूत बनाया गया और आधुनिक हथियारों का विकास किया। धीरे धीरे यह देश युद्ध में ही नहीं बल्कि तकनीकी क्षेत्र में भी आगे बढ़ने लगा। रेगिस्तान में खेती करना, पानी की कमी के बावजूद फसल उगाना, ड्रिप इरिगेशन तकनीक का विकास करना, यह सब इजराइल की देन है। आज दुनिया के कई देश इजराइल से खेती और पानी का प्रबंधन करने की सीख रखते हैं। अब बात करते हैं अन्य विषयों की। इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत है कि वह दुश्मन के रॉकेट को हवा में ही नष्ट कर देता है। इससे साफ होता है कि इजराइल हमेशा तैयार रहता है, क्योंकि उसके आसपास के वातावरण आज भी पूरी तरह से शांत नहीं है। अब कहानी का सबसे संवेदनशील हिस्सा आता है और वो है फिलिस्तीन का मुद्दा। फिलिस्तीनी लोग भी उसी ज़मीन को अपना अधिकार मानते हैं। वे चाहते हैं कि उन्हें भी एक स्वतंत्र देश मिले, लेकिन यह मुद्दा इतना जटिल हो चुका है कि इसका समाधान आज तक नहीं हो पाया है। कई बार शांति वार्ता हुई, कई समझौते हुए, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ ऐसा हुआ जिससे मामला फिर से बिगड़ गया। आज भी गाज़ा पट्टी और वेस्ट बैंक जैसे क्षेत्र इस संघर्ष के कारण बहुत तकलीफ का सामना कर रहे हैं। कभी कभी हालात इतने ख़राब हो जाते हैं कि रॉकेट हमले होते हैं और जवाबी कार्रवाई भी होती है। अब अगर हम इजराइल को आज के समय में देखें तो यह एक बहुत ही विकसित देश बन चुका है। यह तकनीक में बहुत आगे है, सेना में बहुत मजबूत है और अर्थव्यवस्था भी बहुत स्थिर है। लेकिन इसके साथ ही यह एक ऐसे क्षेत्र में स्थित है जहां हमेशा तनाव बना रहता है। अब यहाँ से एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। किसी भी देश के लिए सिर्फ ताकत ही काफ़ी नहीं होती, शांति भी उतनी ही ज़रूरी होती है। अगर शांति नहीं होगी तो विकास अधूरा रह जाता है।